हेलो बच्चों। चलो आ जाओ। देखो, तो पिछली बार अगर तुम्हें याद है तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना। और बेटा, इंटीग्रेशन में भी जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे वो टाइप था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहा हूँ? देखो सुनो, तुम्हें याद है इस तरह का एक इंटीग्रेशन था? याद है मैंने बताया था। मैंने बोला कि मान लीजिए कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स अगर ऐसा है, कैसा, एक्स टू द पावर एन, तो इंटीग्रेशन क्या होता था इसका? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन और साथ में डी एक्स। और किस प्रकार से होता था? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और साथ में एक कांस्टेंट, और साथ में एक कांस्टेंट। इसी प्रकार का ना इंटीग्रेशन होता था। याद है ना तुम्हें? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने इसमें? सही कहा बिल्कुल। एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस साथ में सी। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन अपना होता था। और साथ में ये कांस्टेंट लगाया था। मैंने बोला कि इंटीग्रेशन की एक कांस्टेंट क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। बेटा, बेसिकली मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? तो जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है? पर कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा हूँ, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है मैंने कम जोड़ दिया हो, या हो सकता है मैंने ज़्यादा जोड़ दिया हो। तो ये कांस्टेंट उसी चीज़ को बताता है कि अगर मैंने कम जोड़ा है तो भैया ये कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी है कि वो उस जोड़ को पूरा कर दे। अगर मैंने ज़्यादा जोड़ दिया है तो ये कांस्टेंट ये बताएगा, इसकी एक नेगेटिव वैल्यू होगी, इस तरह से होगी कि अगेन वो उस जोड़ को पूरा कर दे। मान लीजिए कि जोड़ने के बाद आंसर आना चाहिए था 9, ठीक है, और मेरा आ रहा है 10, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी -1 सच दैट वो जोड़ पूरा हो जाए। मान लीजिए कि वैल्यू आनी चाहिए थी 9 और मेरी आ रही है 7, तो उस समय इस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी रहेगी कि वो उस जोड़ को पूरा कर दे, माने 2 रहेगी, ठीक है? तो वो बताने के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू लगाई जाती है। पर आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है, सुनिए ज़रा ध्यान से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ नाम से परेशान नहीं होना, करना इतना ही है। क्या करना है देखिए, क्या बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा, सवाल बोला जाएगा कि इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द फंक्शन विद इन द लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स ए टू बी, विद इन द लिमिट्स ए टू बी। कैसे भाई, कैसे बोलेगा? ऐसा कि मान लीजिए कि फंक्शन ये है अपने पास, क्या फंक्शन है? एक्स टू द पावर एन, और अब इसमें अपने को इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। तो क्या करा? इंटीग्रेशन ए से बी तक एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है? बेटा ये जो ए लगाई है ना, यहाँ पर देखो क्या बोला था, लिमिट्स ए टू बी। मतलब अपने को है ना, अब लिमिट दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है। तो मेरे को लिमिट दे दी गई ए से बी तक। मतलब बोला कि जो ए है ना बेटा, इस ए को बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इस बी को बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? अपर लिमिट। ए जो होती है वो क्या होती है? लोअर लिमिट होती है। जो बी होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट। माने जो ऊपर लिखा हो वो अपर लिमिट, जो नीचे लिखा हो वो लोअर लिमिट। तो सर ये कैसे करें? सर आपने तो नई चीज़ें बता दी। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना, जैसा इंटीग्रेशन पहला किया था वैसा ही इंटीग्रेशन करना है। क्या? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और जो भी लिमिट्स हो ना उसे यहाँ लिख लेना, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अब अच्छी बात क्या है कि मुझे साथ में वो कांस्टेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मुझे बता दिया ना कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो डिफाइन कर दिया मेरे लिए। अब मैं ना तो कम जोड़ करूंगा ना मैं ज़्यादा जोड़ करूंगा, मुझे जितना बोला गया मैं उतना ही जोड़ करूंगा, ठीक है? ना तो मैं कम जोड़ करूंगा ना मैं ज़्यादा जोड़ करूंगा, मुझे जितना बोला गया मैं उतना ही जोड़ करूंगा। इसीलिए मैंने साथ में वो कॉन्स्टेंट नहीं लगाया। सर अब कैसे करें सर इसको? मैंने कहा देख बेटा, सुन जरा ध्यान से देख। तो एन प्लस वन ये तो एक कांस्टेंट होने वाला है ना, तो कांस्टेंट को तो निकाल लीजिए बाहर, और अंदर क्या बचा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और ये ए और ये बी। अब जो एक नई बात है जो मुझे सीखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस स्टेप तक आने के बाद अब क्या करें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब कि एक्स के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर एक्स के स्थान पर एक बार क्या लिख दीजिए? लोअर लिमिट लिख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि ए से बी तक एक्स टू द पावर एन डी एक्स का जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है, 1/n+1। तो बिल्कुल वैसा ही। साथ में क्या करना था? एक बार एक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट करनी थी, तो ये हो जाता बी टू दी पावर एन प्लस वन, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट पुट कर देनी है, और ये आ जाएगा ए टू दी पावर एन प्लस वन। और यही मेरा आंसर है, और यही मेरा आंसर है। सर मुझे अभी नहीं आया, सर एग्जाम्पल से समझाओ। तो मैं एग्जाम्पल से समझाया। कैसे बोला मैंने बच्चे को? मैंने कहा देख बेटा, फंक्शन है ऐसा। कैसा है? मैंने कहा देख ऐसा है। कैसा? एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर थ्री। मैंने बोला इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट
दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 4 या विद इन द लिमिट 0 to 4, कैसे भी लैंग्वेज मिल सकती है। तो क्या करें, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स टू द पावर 3 और साथ में डी एक्स, और लोअर लिमिट 0 to 4 ना, तो 0 to 4, 0 to 4। चलिए आइए इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, ये आएगा एक्स की पावर 4/4 और 0 to 4, तो 1/4 को तो ले लिया बाहर, और x टू द पावर 4 और 0 to 4। तो क्या करें, अब क्या करें, एक बार x की जगह पे 4 रखें तो ये आ जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस एक बार क्या रखें, x की जगह पे 0 रखें, 0 टू द पावर 4, तो ये तो 0 ही होने वाला है, ये तो 0 ही होने वाला है। और ध्यान से देखिए नीचे एक 4 है, ऊपर 4 टू द पावर 4 है, तो आंसर क्या आया 4 क्यूब। आंसर क्या आया 4 क्यूब, माने 4 चौके 16 चौके 64। ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। और बेटा इसका एक जो आंसर होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर आता है ना, और मुझे पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है, पर्टिकुलर नंबर तो बोलना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कभी कभी नंबर ना के कुछ और आएगा, है ना, पर वो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने जोड़ना है, ना तो कम और ना ज़्यादा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें कांस्टेंट का मतलब समझ आया ना, अगर तुमने ज़्यादा जोड़ दिया होगा तो कांस्टेंट उसे बराबर कर देगा, और अगर तुमने कम जोड़ दिया होगा तो कांस्टेंट उसे बढ़ा के एकदम बराबर कर देगा, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट लिखा जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो जरा एक बार इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें 2-4 सवाल और करवाता हूँ। आइए बेटा देखिए सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कुछ सवाल तुम्हें और करवाता हूँ। कैसे कैसे सवाल भैया, कैसे कैसे सवाल, मैंने कहा देखो ऐसा सवाल है कि फंक्शन है ऐसा, कैसा, x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। क्या बोला गया, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम -1 to 4, फ्रॉम -1 to 4, ठीक है। कर पाओगे ना, चलो वीडियो कहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, फिर आंसर मिलाना। चलो चलो चलो, करा है ना तुमने। अब देखो सुनो जरा, तो क्या करना, बिल्कुल सेम ही तो है, कुछ अलग ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देखो थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं, आओ देखो। तो ये वो एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 साथ में डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो सुनो, तो क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। अच्छा ध्यान से देखो, तो लिमिट क्या है, -1 to 4, तो -1 to 4, -1 to 4, -1 to 4, पक्की बात एकदम। अब ध्यान से सुनो, तो एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स पावर 4/4, -1 to 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखो 2, और ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एक्स का क्या हुआ, x² by 2 और -1 to 4 प्लस, अच्छा 1 तो बाहर, डी एक्स का x -1 to 4, तुम्हें पता है ना dx का x इंटीग्रेशन कैसे आता है। बेटा ध्यान से देखो, तो अगर कुछ भी नहीं है तो x पावर 0 है ना, अरे 1 का मतलब क्या है, x पावर 0, और क्या इंटीग्रेशन होता है 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, क्या है x आया ना, ऐसा है ना। तो अगर 1 है तो 1 का बेसिकली मतलब क्या है, x पावर 0। तो अगर ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लेना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मार दिया, बचा क्या x पर, ये जुगाड़ू मेथड है, असलियत में ऐसा नहीं, असलियत में ऐसा है, पक्की बात एकदम। पर अपने को तो आंसर से मतलब है, आंसर क्या है, x है ना। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो 1/4 और ये आया x पावर 4 और -1 से 4, और देख 2 ने 2 को मार दिया, x² और -1 से 4 प्लस ये आया x और -1 से 4। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो 1/4। अब क्या करें, x की जगह पे बेटा एक बार क्या रख दें, 4 रख दें, तो 4 की पावर 4 माइनस, अब x की जगह पे क्या रख दें, -1 रख दें, -1 टू द पावर 4, ठीक है। अब प्लस का निशान लगाएं, फिर क्या करें, x की जगह पे क्या रख दें बेटा, 4 रख दें, तो x की जगह पे मैंने क्या रखा, 4 रखा, और माइनस x की जगह पे क्या रखें, -1 रखें, ठीक है, ये रहा, प्लस x की जगह पे क्या रखें, 4 रख दें, माइनस x की जगह पे क्या रखें, -1 रख दें। बस इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए वो आंसर एकदम सही है, पक्की बात एकदम। देखो सुनो और सवाल कराता हूँ, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी तो पूछे जा सकते हैं। बोला गया कि फंक्शन बेटा ऐसा है, कैसा है, बोला ऐसा, कैसा, बोला ऐसा है, ठीक है, sin x है, ऐसा बोला गया, ठीक है। बोला गया इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2, तो कितना आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, अच्छा sin x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, याद है ना, तुम्हें फॉर्मूले बताए थे पिछली बार में, और 0 से π/2। चलो माइनस का साइन एक बार बाहर ले लेता हूँ, ठीक है,
तो अंदर क्या बचा, cos x, और 0 से पाई बाई 2, तो माइनस cos पाई बाई 2, x की जगह पे लिमिट पुट करनी होती है ना, तो cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 90 कितना होता है, 0, तो 0 और ये -1, तो आंसर आया 1, आंसर आया बेटा 1, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखो बेटा आओ सुनो, तो चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो और सवाल कराता हूँ। मैंने बोला कि मान लो कि फंक्शन जो है आपके पास है ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या बोला गया कि इंटीग्रेट करें 0 से और पाई बाई 2 तक का, इंटीग्रेट करें 0 से और पाई बाई 2 तक। बेटा ये इंटीग्रेशन में जानबूझ के चुना है मैंने, क्योंकि बहुत जगह तुम्हें इसका इस्तेमाल आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो आओ सुनो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या मिला, इंटीग्रेशन और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अगर तुम्हें पुराने वाले फॉर्मूले याद है, मैं यहाँ पर टिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिस बच्चे को याद है वही समझ पाएगा इसको। तो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने कैसे ऐसा लिखा, जाओ और पुरानी टेक्नोमेट्री वाली वीडियो देख कर आओ, नहीं समझ आया तो ठीक है, देख कर आना, फिर तुम्हें समझ आएगा मैंने साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से देखो, तो अभी इंटीग्रेशन मेरे पास दो टुकड़ों में हो गया, कैसे, 1/2 dx माइनस कॉस 2x बाय 2 और साथ में dx। और बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगाई जाएगी, लिमिट लगाएगी 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से और पाई बाई 2 तक। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा मुझे नहीं पता बेटा कि कितना होता है, ये कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी है कि सीधा रूल लगाया और आंसर, यहाँ पर कोई भी डिफाइंड रूल्स नहीं होते हैं, इस तरह से ना दिमाग लगाना पड़ता है। तो और प्रैक्टिस से आती है सारी की सारी चीज़ें, तो अपन ने बहुत बार प्रैक्टिस की हुई है तो अपने को आता है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे आपको भी आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, तो ये हुआ 1/2 बाहर और 0 से पाई बाई 2 और साथ में dx माइनस 1/2 बाहर आ जाओ। अब देखो cos 2x का इंटीग्रेशन करना सिखाता हूँ। देखो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, फिर अंदर 2x का नीचे बाय 2 और 0 से लेकर और पाई बाई 2 तक की बेटा लिमिट लग जाएगी। अब ध्यान से देखें, तो ये हुआ 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और बेटा ये हो जाएगा sin 2x और 0 से पाई बाई 2। अब बेटा स्टेप को बहुत ध्यान से देखें एकदम, है ना, अच्छे से देखें इसको, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार ऐसे रिवाइंड कर करके देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या करें, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हुआ, पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 1/4। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, देखो साइन 2 और x की जगह पे एक बार अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2 और x की जगह पे लोअर लिमिट 0, है ना। अब देखो साइन टुपक टुपक, साइन टुपक टुपक, ध्यान से देख, तो साइन पाई कितना होता है बोलो, तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना उस दिन, साइन n पाई कितना होता है 0, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब कैसे होते हैं 0, तो ये पहली टर्म क्या हो गई 0, और बेटा साइन 0 तो 0 होता ही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो मेरा इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, बस पाई बाई 4। कितना आंसर है, पाई बाई 4। तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, तो मेरा आंसर कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 में बेटा आंसर आया कितना, पाई बाय 4। कितना आंसर आया, पाई बाय 4। आई होप तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी यार, पक्की बात है ना एकदम, सोच लो। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो ज़रा। तो अब अपन शुरू करेंगे बेसिकली इनके एप्लीकेशन के साथ, है ना। किसके साथ शुरू करेंगे, इनके एप्लीकेशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे, इनके एप्लीकेशन के साथ। अच्छा भाई, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, एप्लीकेशन की बात करेंगे। बेटा तुम्हें याद है, तुम्हारे साथ मैंने एक एप्लीकेशन तो डिस्कस करी भी है जब स्लोप की बात कर रहा था। बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली वो किसको नापता है, वो रेट को नापता है। किसको नापता है, रेट को, रेट ऑफ चेंज को नापता है। किसको नापता है, रेट ऑफ चेंज को। अब जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है ना, ये डी बाई डी एक्स, तो बेसिकली ये एक्स के रिस्पेक्ट में रेट को नाप रहा है। कैसे नाप रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में रेट को नाप रहा है। तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा ये, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल की सहायता से। कैसे बताता हूँ, एग्जाम्पल की सहायता से। तो बेटा ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ बात कर लेता हूँ वेलोसिटी की। किसकी बात कर लेता हूँ, वेलोसिटी की। अच्छा तो वेलोसिटी की बात करते हैं। सर आपने वेलोसिटी पढ़ा है ना बेटा, 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में। हल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा देता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है ना। किसी टाइम पे आप कहाँ थे, फिर कहाँ हो, फिर कहाँ हो, फिर कहाँ हो, इस बात को कौन बताएगा? आपकी वेलोसिटी बताएगी। कौन बताएगी? आपकी वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी को ध्यान से देखें, देखो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस डी बाई डी टी का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज। ध्यान से सुनो, यही बस कलाकारी है, अब देख लो, सुनो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने डी बाई डी टी। किसका किसका किसका? अरे डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। फिजिक्स में अपन एक्स से दिखा देंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। हालांकि अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाऊंगा इसको। तुम वाई बोल लो, तुम जेड बोल लो, मैं तो कहता हूँ तुम क्या कबूतर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लिख दो डी के बाई डी टी, साइड में डिफाइन कर देना कि क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट है, क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट। मैं तो कहता हूँ तो कोई बात नहीं, तू लिख दे ले डी के बाय डी टी। वहां पर क्या मैंने बोला? डिस्प्लेसमेंट है। बेटा फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं अपने किस सिंबल से दिखाया है, पर अगर सिंबल डिफाइंड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ, आपने ऐसे डी के बाय डी टी लिख दिया, मैं गलत कर दूंगा भाई साहब, अगर क्या तुमने डिफाइन नहीं किया कि अगर क्या डिस्प्लेसमेंट है। पक्की बात है ना एकदम। अब ध्यान सुनो, तो वेलोसिटी क्या बोला मैंने? वेलोसिटी मैंने बोला बेटा dx बाई डी टी। क्या बोला मैंने? dx बाई डी टी। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देख ध्यान से देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बुलाया गया? इसे वेलोसिटी बुलाया गया बेटा। क्या बुलाया गया? इसे वेलोसिटी। अब देखो सवाल कैसे पूछा गया। सवाल ऐसे पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? ऐसे सवाल पूछा गया, बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, displacement of a body is given as a function of time, as के displacement is given as a function of time। कैसे बोला? ऐसे t square plus 2t plus 1। बोला डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपस में ऐसे रिलेशन है। क्या बोला गया? ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। फिर सवाल क्या बोला गया? फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। बोला गया कि जब 1 सेकेंड हो जाए ना चलते चलते बॉडी को, तो उस समय आप इसकी रफ्तार बताएं, ठीक है। और बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट तो टाइम आपस में ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। बेटा एक बार जरा इसको नोट करो, फिर मैं अगले पेज बदल के फिर आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। करो। देखो बेटा कैसे दिया गया था अपने को डिस्प्लेसमेंट, कैसे दिया गया था डिस्प्लेसमेंट? ऐसे दिया गया था। कैसे? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फिर बोला गया कि वेलोसिटी बताओ, तो भैया मुझे तो वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का आप एक बार क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें। तो क्या आया? ये क्या आया? ये आया बेटा देख 2t प्लस 2। आता है ना तुम्हें डिफरेंशिएशन करना? तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। और पूछा कि देखो वेलोसिटी तो ये आ गई, वेलोसिटी आ गई, ये कितना? 2t प्लस 2। फिर क्या पूछा कि वेलोसिटी एट, देखो लिखने का तरीका सिखाता हूँ, देखो v से वेलोसिटी, इस लाइन का मतलब एट, इस लाइन का मतलब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इज इक्वल टू। तो वेलोसिटी इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है एट, इस लाइन का मतलब है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, तो जहां पर भी तुमको t दिखाई दे जाए ना, वहां पर तुम क्या पुट कर दो? t की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आया? 2 और साथ में 1 प्लस 2, तो आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। देखो एक सवाल तुमसे करवाता हूँ, ऐसा फटाफट से करते हैं एकदम, ठीक है। बिल्कुल करते हैं। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी देखो ऐसे रिलेटेड है। टी की क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, टी की क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। मैंने बोला फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो फटाफट से करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय नहीं करा दो तुमने, जल्दी करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने वीडियो को स्टॉप करके करा होगा। ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी क्या आई? वेलोसिटी होती है dx बाय dt। तो चलो डिफरेंशिएट करो, कितना हुआ ये? 3t स्क्वायर प्लस 8t। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितना आया? 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। तो कितना है? 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 8 दूनी 16। क्या मेरी बात समझ आ गई? 6 और 2 8, 2 और 2 4। तो कितना आया? 2 1 और 1 2, है ना। तो कितना है ये? 28 मीटर पर सेकंड। बेटा इसी सवाल में अगर तुमसे पूछ लेता कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, तो सीधा का सीधा इसमें तुम 2 पुट कर देते हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टाइम का ही तो रिलेशन है ये। तो हमें पता चल जाता कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपने को पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 सेकंड पर, तो सीधा पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट में। पूछे वेलोसिटी बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो पहले वेलोसिटी निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो और फिर उसमें t की जगह 2 पुट करो और आंसर निकाल लो, है ना। उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
कर सकते हो ना, परेशान तो नहीं हो जाओगे। अच्छा ध्यान से सुनो, एक और तुम्हें डेफिनेशन बताता हूँ, फिर और सवाल करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से बेटा जैसे मैंने तुम्हें वेलोसिटी बताई, वेलोसिटी मैंने क्या बताई तुम्हें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से बेटा एक चीज होती है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा फिजिक्स में इसको ए से दिखाते हैं, बाकी मैं तो कहता हूँ आप कै कबूतर से दिखा दो, पर लिख देना साइड में कै कबूतर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो एक्सेलरेशन को कैसे कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब देखो इसी से आगे बढ़ाऊं, इसी सवाल से आगे बढ़ाऊं, देखो सवाल बोला गया, देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि displacement of a body, displacement of a body is given as a function of time, as a function of time, as कैसे बोला, x is equal to t cube plus 4t square, क्या बोला, find its acceleration, find its acceleration एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बोला बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, अब वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, अब क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, वो तो मुझे पता ही है, वो तो मुझे पता ही है। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाय डी टी, तो कितना हुआ बोलो, 3t स्क्वायर प्लस 8t, कर दिया ना डिफरेंशिएशन, 3t स्क्वायर प्लस 8t, देखो जो पहले आया था। अब वेलोसिटी अगर मुझे पता है ना बेटा, तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाय dt। अब पता चले तुम यहाँ पे वैल्यू रख दो, वैल्यू मत रख दिया ना कहीं, पता चले वैल्यू वैल्यू रख दो, है ना, एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकंड पे, वेलोसिटी नहीं बतानी, पता चले कुछ गधड़ा यहीं पे रख देंगे वैल्यू, सर डिफरेंशिएट करके सर जीरो आ गया सर, एक्सेलरेशन जीरो सर, ऐसा रायता फैलाना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें, है ना। अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन निकालो, कितना आया, 3 दूनी 6, 6t प्लस 8, ये आ गया एक्सेलरेशन, है ना। तो अब एक्सेलरेशन कब निकालना है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, निकालो 6 इंटू 1 प्लस 8, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, अरे बोलो बोलो, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कैसे देखो, डिफरेंशिएशन नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, हम वेलोसिटी भी नहीं निकाल पाएंगे, हम एक्सेलरेशन भी निकाल पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं यार। और देखो एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो फोर्स नहीं आएगा। तुम पढ़ के आए हो 9th क्लास में, थोड़ा सा पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। किसी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है ना, धक्का जो होता है ना, धक्का या खिंचाव, किसी बॉडी के ऊपर धक्का मारा, मान लो पेन है, ये पेन है, मैंने पेन के पास धक्का मारा, हुई पेन यहाँ पहुंच गया, है ना, फिर से धक्का मारा, हुई पेन यहाँ पहुंच गया, है ना। तो जो धक्का है, ये जो खिंचाव है, ये जो खिंचाव है, पकड़ के इसको खींच रहा हूँ, इसको कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं इसको, फोर्स। और कैसे डिफाइन होता है मैथमेटिकली, ऐसे डिफाइन होता है, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। हालांकि जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके ऊपर बहुत गहन चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देखना, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं, है ना। पर अभी अपने को बेसिक बात पता होना चाहिए, क्या, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात याद रह जाएगी मुझे, पक्की बात एकदम। चलो अब इसको एक बार नोट करो अच्छे ढंग से, फिर मैं तुम्हें और सवाल कराता हूँ, ठीक है, करो। देखो सवाल क्या बोला गया, देखना सुनना, अब जरा सवाल सुनना, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें। सुनो, सवाल बोला गया कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, क्या सवाल बोला गया, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is being pulled by a force, by a force, its displacement is given as a function of time, as a function of time। कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, कैसे, x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटा, अगर मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आए तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर फोकस जरूर करना है ना। कभी कभी हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी ऐसी हो जाए कि हैंड राइटिंग तुम्हें नहीं समझ आ रही हो, है ना। तो कैसे फोकस करना है, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस जरूर करना है, कैसे, ऐसे सुनो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is being pulled by a force, its displacement is given as a function of time, its displacement is given as a function of time। कैसे, x is equal to 3t square प्लस 2t 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्या बोला गया कि फाइंड
द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोला गया कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, खुद से करने का प्रयास करो एक बार। बेटा मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने खुद से करने का प्रयास किया है। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं। तो देखो सुनो बेटा, फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे बॉडी का मास चाहिए और साथ में उसका एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा देखो, मास तो मेरे पास है 2 kg की बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? अरे हाँ, अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं निकाल दूंगा। कैसे? देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो कितना आया देख, यह आया 9t² प्लस 4t। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो dv बाय dt कितना आया? ये आया कितना है, 9 दूनी 18t प्लस 4, ये आ गया एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब निकालना है भाई? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही तो फोर्स बताना है ना, तो इसी पर बताओ एक्सेलरेशन भी। तो एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना आया? 18 इंटू 2 प्लस 4, 18 दूनी 36 प्लस 4, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। यूनिट के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्या कह रहा है मास्टर यूनिट मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं बता दूंगा तो कोई टेंशन मत ले। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हो गया? मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 40, तो फोर्स कितना आ गया? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। न्यूटन जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है ना। इसके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसके बाद अपन वही डिस्कशन करने वाले हैं कि यूनिट कैसे होती है, डायमेंशन क्या होता है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पक्की बात एकदम? सोच ले, मन में कोई घबराहट तो नहीं है किसी प्रकार की? 110% एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बेटा देखो सुनो, आ जाओ। तो सवाल, एक और सवाल बोला गया, देखो एक अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा तुम्हें। तो बोला गया कि अ बलून, अ बलून इज फिल्ड विद एयर, इज फिल्ड विद एयर, ठीक है। एंड एंड इट्स वॉल्यूम, एंड इट्स वॉल्यूम is gradually increasing, and its volume is gradually increasing। ऐसे होता है ना, जब तुम फूंक वूंक मारते हो तो फिर बलून फिर इंक्रीज करने लग जाता है ना, बड़ा बड़ा ऐसे, छोटा सा होता है तुम फूंक मतलब पोई ऐसे बड़ा हो जाता है फिर। ठीक है, तो क्या सवाल बोला गया अपने को? सवाल ऐसा बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द रेडियस बिकम्स, when the radius becomes 2 मीटर। ठीक है, ऐसा सवाल बोला गया। अच्छा ऐसे मतलब, तो ऐसा छोटा सा बलून था, तुमने फूंक फूंक मारनी शुरू करी, बलून से फूलता चला गया, फूलता चला गया, फूलता चला गया। उसके बाद बोला गया कि जब रेडियस 2 मीटर हो जाए उसकी, है ना, जब रेडियस उसकी कितनी हो जाए? 2 मीटर हो जाए, तो उसके बाद भाई आप बताओ कि अब और कितनी तेजी से वो फैल रहा है। अच्छा, तो बलून को बोला गया कि स्फेरिकल माने, सवाल में बोला गया कि बलून को, बलून तो कैसा भी हो सकता है, पुंगी जैसा भी होता है बलून, पर ऐसा बोला गया कि बलून को आप कैसा मानो? स्फीयर जैसा मानो। अच्छा स्फीयर जैसा माने, तो मैंने कहा ठीक भाई, स्फीयर जैसा माने तो वॉल्यूम उसकी होती है 4/3πr³। और रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बोला ना कि रेडियस बिकम्स 2 मीटर। तो देखो, तो अपने को क्या निकालना है? बेसिकली dv/dr निकालना है। क्या निकालना है बेटा? dv/dr। मुझे कैसे पता चला dv/dr? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है सालों की, और मैंने सवालों को कई बार हाथ से करा है। तो अगर आप भी सवालों को कई बार हाथ से करोगे, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी सवालों को पढ़ के जान पाओगे बेटा कि क्या निकालना है इसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं सोचना इसको तो सब पता है कैसे कैसे निकालना है ना। अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को भी पता चल जाएगा, है ना। तो dv/dr निकालना, ध्यान से देख। तो 4/3π तो है कांस्टेंट, है ना, और r की क्यूब का कितना हुआ? 3r²। कितना हुआ? 3r²। 3 ने 3 को मार दिया, ये कितना हुआ? 4πr²। कितना हुआ? 4πr²। तो dv/dr निकालना था ना, यही तो है रेट ऑफ इंक्रीज, है ना। ये रेट ऑफ चेंज बोल लो, रेट ऑफ इंक्रीज बोल लो, रेट ऑफ इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। और अपने को कब निकालना था ये? व्हेन r बिकम्स 2 मीटर, व्हेन r बिकम्स 2 मीटर। तो कितना आया? 4π और साथ में 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16π। कितना आंसर आया? 16π। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या तुम्हें सवाल समझ आया? पक्की बात एकदम? सोच ले। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा आओ सुनो, हालांकि इस तरह का एक सवाल मैं तुम्हें फिर भी करा चुका हूँ, पर अब जब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना डिफरेंशिएशन का, तो एक आध सवाल इस तरह के बनते हैं। ठीक है, बोला गया कि अ कर्व, बोला गया कि अ कर्व इज गिवन एज, कैसे बोला गया?
कि y इज इक्वल टू बोला गया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। बोला गया इस तरह का कोई कर्व है। बेटा कर्व क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है ना। कर्व क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है ना, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ऐसा टोई पोई 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 कुछ भी हो सकता है ना। ये इसका कर्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर कर्व तो ऐसा ही होता है ना। बेसिकली एक्स और वाई का रिलेशन होता है कि भाई एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। आप ऐसा ही तो होता है। आप क्या करें, अगर आपको जानना है ना इसकी शक्ल कैसी होगी, आप एक्स की वैल्यू को बदल बदल के डालते जाएं और वाई की वैल्यू निकाल लें और फिर उन्हें ऐसे प्लॉट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी शक्ल कैसी होने वाली है, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि कर्व को ऐसा दिया गया है, और फिर क्या बोला गया, कि फाइंड इट्स स्लोप एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तुम्हें स्लोप पता है ना, उस दिन अच्छे से बताया था ना स्लोप क्या होता है, ढलान वालान बताई थी, नेगेटिव स्लोप बताया था, पॉजिटिव स्लोप बताया था। तुम्हें बताया था मैंने स्लोप टेन थीटा भी होता है, m से दिखाते हैं, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन भी होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताया था कि स्लोप dy बाई डी एक्स भी होता है। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स भी होता है। तो स्लोप निकाल दिया मैंने, dy बाई डी एक्स कितना है बेटा 3x² प्लस 2। और स्लोप अपने को कब निकालना है, तुम बोलो कब निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर निकालना है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 और प्लस 2 तो ये आया 5, ये आया 5। तो ये आ गया अपने पास स्लोप, जो कि कितना आया है बेटा 5 आया है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। चलो तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, दोबारा नहीं समझ आए तो एक असाइनमेंट अब मैं तुम लोगों को दूंगा, वो असाइनमेंट अपने को अच्छे से सॉल्व करना है ना। उसके बाद फिर आप अपना धीरे धीरे फिजिक्स के अंदर घुस रहे हैं, अभी गणित अपना पूरा हो गया है अभी लगभग लगभग, है ना। तो चलो एक बार इसको अच्छे से कर लो, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके चलो बाय बाय टाटा।